इस समय भारत में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक चल रहा है, टॉक्सिक वर्क कल्चर, जहां मतलब है एक ऐसा माहौल जहां काम करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से नुकसान हो। एक ऐसा ऑफिस जहां बॉस तानाशाह हो और कर्मचारी हमेशा तनाव में हो, छुट्टियां लेने पर गिल्ट ट्रिपिंग हो और हर वक्त माइलस्टोन को पूरा करने के लिए एक न खत्म होने वाली दौड़ चल रही हो। आजकल का वर्क कल्चर धीरे धीरे ऐसा ही होता जा रहा है, खासकर जब कॉर्पोरेट टाइगर्स जैसे बड़े बड़े सीईओ लोग हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दे रहे हैं। आइए इसे समझते हैं थोड़ा मजेदार तरीके से और आसान तरीके से कि टॉक्सिक वर्क कल्चर की पहचान क्या है। जैसे कभी ना खत्म होने वाला काम, मतलब ऑफिस में घुसते ही ऐसा लगता है कि आप कोई धर्म युद्ध पर निकले हुए सिपाही हैं। आपके सपनों का प्रोजेक्ट हर हफ्ते नई डेडलाइन से लटका रहता है, जैसे कि बॉस को लगता हो कि आप शक्ति कपूर हैं और मैं काम पे काम करता जाऊंगा का किरदार निभा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद नया प्रोजेक्ट और 10 स्लाइड वाला प्रेजेंटेशन आपका इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ बॉस का क्या मतलब है। बॉस मतलब भगवान का अवतार। बॉस अगर बोले कि आज तुम 20 घंटे काम करो तो उसका सीधा मतलब है कि आपके कर्मों में कुछ कमी रह गई थी। अब नारायण मूर्ति जी ने भी कह दिया है कि अगर भारत या राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए 70 घंटे काम करना जरूरी है। तो बॉस को लगता है कि आप बिना शिकायत काम करेंगे वरना आप राष्ट्रद्रोही कहलाएंगे, चाहे नारायण मूर्ति जी खुद घंटा काम करते हो। ऑफिस की मीटिंग्स किसी एंशिएंट टाइम के यज्ञ की तरह चलती रहती है और बॉस का एक शब्द ब्रह्म वाक्य की तरह लगता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब ये कोई जादू है क्या? वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसी काल्पनिक चीज है जो सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देती है। असल जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस तो बस वो सुबह का सपना है जो स्नूज बटन दबाते ही उड़ जाता है। 6 दिन काम करके 7वें दिन भी कोई काम की ईमेल आ जाती है और अगर आप शिकायत करें तो जवाब आता है, अरे भाई मेहनत करोगे तभी तो सफल बनोगे। और जो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ छोड़ो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ। मेंटल हेल्थ को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाइए। ऑफिस में मेंटल हेल्थ की बात करना ऐसा है जैसे काढ़ा पीने के फायदे बताना, वो भी उन लोगों को जो बर्गर और फ्राइज खा रहे हैं। अगर आप जरा भी थके हुए हैं या फिर डिप्रेस महसूस कर रहे हैं तो ऑफिस की तरफ से एकमात्र सलाह है कुछ एक्स्ट्रा काम करो, सब ठीक हो जाएगा। जो 5वां इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल और डिजिटल स्लेवरी। ग्लोबल और डिजिटल स्लेवरी समझ रहे हैं, दासता बोल रहे हैं, आप दास हैं। पहले जमाने में लोग सोने की खदानों में काम करते थे, अब लोग ग्लोबल कॉर्पोरेट स्लेवरी में फंसे हैं। एक मॉडर्न डे गुलाम वो कर्मचारी है जो 10 मिनट में डाइट कोक और मैक आलू टिक्की डिलीवर कर रहा है और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन से डर रहा है कि कहीं बॉस का नया टास्क ना आ जाए। जब बारिश में सड़कें पानी से भर जाती हैं तब भी डिलीवरी बॉय आपको 5 स्टार रेटिंग देने के लिए मुस्कुराते हुए डाइट कोक थमा देता है। तो ये है सिचुएशंस टॉक्सिक वर्क कल्चर की। आइए अब समझते हैं करंट सिनेरियो क्या है। आजकल जो टॉक्सिक वर्क कल्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है वो है ओवर टाइम की ग्लोरिफिकेशन। इसको इतना ग्लोरीफाई किया गया कि मत कहिए। चाहे वो नारायण मूर्ति का बयान हो या कोई स्टार्टअप फाउंडर, हर जगह 70 घंटे हफ्ते में काम करो का राग छोड़ रहा हो। ऐसे में काम करने वाले बेचारे कर्मचारी की हालत वैसी हो जाती है जैसे वो बुलेट ट्रेन के नीचे दौड़ने की कोशिश कर रहे हो और हर माइलस्टोन आने वाले नए टारगेट की तरह लगता है। भारत में लोग वैसे भी काम को पूजा मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रसाद के नाम पर सिर्फ मिलता है तो वो है ओवर टाइम। अब इसका एक मजेदार पहलू क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। एक प्रैक्टिकल बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आपकी 9 से 6 की नौकरी अचानक 9 से 9 की हो जाए तब आपको ये एहसास होता है कि करोसी और भारतीय वर्क कल्चर में ज्यादा फर्क नहीं रहा। करोसी क्या है? जापान में ओवर वर्क से जो मौत हो जाती है उसे कहते हैं करोसी। फिर भी लोग काम करने को मजबूर हैं क्योंकि सक्सेस और कर्म के नाम पर सब कुछ जायज है। हाल ही में एक कोटेशन उभर कर सामने आया जिसे एक अरबपति भारतीय हैं एन.आर. नारायण मूर्ति से जोड़ा गया है। यह 2023 में सुनने में बेहद अजीब लगता है, खासतौर पर जब हम अपने अधिकारों और लेबर लॉ के मामले में कुछ तरक्की कर रहे हो। मूर्ति ने भारत के युवाओं से अपील की कि वे हफ्ते में 70 घंटे काम करें और ये कहकर उनको गैस लाइटिंग किया गया कि ये जो कह रहे हैं वो देश निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। अगर मूर्ति जी देश निर्माण के लिए इतनी जरूरी है ना, आपको 70 घंटे एक बंदे से चाहिए तो एक व्यक्ति को और अपॉइंट कर लो, इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों की इनकम भी बढ़ेगी
और देश निर्माण भी हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। वो इस बयान से कई सारे लोग आहत हो गए कि 70 घंटे के सोशल मीडिया ट्रेंड एडिटर इंटर्न नहीं गढ़ा होगा, ऐसा लग रहा है। कुछ कॉर्पोरेट चीफ्स ने भी मूर्ति की बात से सहमति दिलाई। उनमें से एक है ओला के भविष्य अग्रवाल जी ने। उन्होंने मूर्ति का समर्थन करते हुए कहा कि जिससे जनरेशन जेड शायद ऐसे अनुवाद करेगा, सो ट्रू बेस्टी। ये बयान थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि भारत में मेहनत करने की परंपरा कोई नई बात नहीं है। असल में देश में असमानता का स्तर इतना ऊंचा है कि सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसे सबसे कम पैसा मिलता है। तो ओला के सीईओ की बात मत करो, वो तो कहते हैं कि वो रोज 20 घंटे काम करते हैं, बाकी 4 घंटे में वो उसी में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और यहां तक कि लैट्रिन भी उसी में जाते हैं। तो यहां श्रम कानूनों की कड़ाई से लागू करने का काम वैसे भी आधा अधूरा है और सामाजिक ढांचे इतने तगड़े हैं कि ऊपरी तबके के लोग अक्सर निचले तबके के लोगों का जमकर शोषण करते हैं और उन्हीं शोषणकर्ताओं में नारायण मूर्ति और ओला के फाउंडर भी शामिल हैं। काम सिर्फ भारत में काम नहीं है। भारत में काम के साथ एक अनोखा रिश्ता है जो आध्यात्मिकता से भी जुड़ा हुआ है। पेशेवर प्रतिबद्धता से परे ज्यादातर लोग अपने काम को एक बड़े उद्देश्य की खोज के रूप में देखते हैं। अक्सर सुने जाने वाली लाइन होगी, आपने सुना होगा कि काम ही पूजा है। ये लाइन यही बताती कि हर काम में एक आध्यात्मिक महत्व छुपा होता है जो सिर्फ बॉस और कर्मचारी के बीच लेन देन के रिश्तों से अलग है। वैसे जब दूर दराज के कस्बों के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को मल्टीनेशनल कंपनियां सालाना 3 लाख रुपए का पैकेज ऑफर करती हैं, तो आप सोचिए 3 लाख रुपए का पैकेज, तो यह साफ हो जाता है कि भले ही काम पूजा हो लेकिन प्रसाद का बंटवारा है ना जो, उस व्यक्ति के साथ बहुत छोटा रहेगा। तो कुछ लोगों को इस सोसाइटी में प्रसाद बड़ा मिल रहा है और कुछ को छोटा। अगर काम और उत्पादकता के रिश्ते को समझना हो तो जापान को देखना चाहिए। जापान में एक अजीब और खतरनाक चीज है जिसे करोसी कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि ओवरवर्क से मौत। इसका पहला मामला दर्ज किया गया था 1969 में, जब एक 29 साल का आदमी जो एक बड़े जापानी अखबार में काम करता था ओवरवर्क की वजह से मर गया। 1988 तक जापान में लगभग 1/4 पुरुष अधिकारी हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा काम कर रहे थे और इस समस्या को सुलझाने के लिए करोसी हॉटलाइन शुरू की गई जहां वकील और डॉक्टर लोगों को सलाह और समर्थन दे रहे थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की तेज आर्थिक प्रगति होती है और काम के घंटे 12 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं। हफ्ते में 6 से 7 दिन तक काम करना पड़ रहा था और इसी की वजह से करोसी की महामारी को बढ़ावा मिला और जापान में काम करने के घंटे दुनिया में उस समय सबसे लंबे थे। फिर भी पिछले 50 सालों से G7 देशों में जापान की प्रोडक्टिविटी सबसे कम रही है और ये सिर्फ जापान की ही कहानी नहीं है। बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कम काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और इस मामले में आप नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहां इनको देख सकते हैं। यहां के लोगों की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, जीडीपी में योगदान बहुत ज्यादा है। भारत में तो मेहनत की धूप में जलने को सीधे सीधे प्रोडक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। वैसे भी ज्यादातर भारतीय मानते हैं कि उनका ये जो दुख है वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है, इसलिए वो चुपचाप सब सह लेते हैं, क्योंकि करना भी क्या है। इसके अलावा यहां तकलीफ को अक्सर महान और राजनीतिक मकसदों से भी जोड़कर देखा जाता है। नारायण मूर्ति जो लोगों से हफ्ते में 70 घंटे काम करने की अपील कर रहे हैं, वो भी राष्ट्र निर्माण के नाम पर ही कर रहे हैं। जो लोगों को धोखा दे रहे हैं, छल रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं एक तरीके से देखा जाए। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें जलने और गलने में ही मजा आता है। अगर आप अस्तित्ववादी नजरिए से देखें तो बहुत से लोग मानते हैं कि बहुत ज्यादा काम करके भी दुखी होने और दिमागी झंझटों से बच सकते हैं, इसलिए हर वक्त बिजी रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों से भी मुलाकात की है जो खुद को हर समय काम में उलझाए रखते हैं ताकि वो ओवर थिंकिंग से दूर रह सकें। इस बात ने मुझे एक आइकॉनिक फिल्म टैक्सी ड्राइवर की उस एक कोट था उसकी याद दिला दी। वहां पर टैक्सी ड्राइवर कहता है कि सर मैं लंबी शिफ्ट में काम कर रहा हूं, शाम 6 से सुबह 6 तक, कभी कभी सुबह 8 से या 8 बजे तक, हफ्ते में 6 दिन और कभी कभी 7 दिन भी। सर ये जो बिजनेस है सर, ये जो लाइन है जो मेरी, ये बहुत लंबा है लेकिन मुझे पूरा बिजी रखता है। तो अभी भारत की अगर बात करें तो अभी जो लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो बताता है कि भारत अब दुनिया के सबसे ज्यादा काम करने वाले देशों में से एक बन गया है। सरकारी कर्मचारी अब चीन, सिंगापुर, यहां तक कि जापान से भी ज्यादा लंबे घंटे काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे देश में जहां काम को लेकर लोगों की पागलपन की हद तक मेहनत की कहानियां मशहूर हैं। औसतन एक भारतीय कर्मचारी हफ्ते में जर्मनी के कर्मचारियों से 13 घंटे ज्यादा काम करता है। मतलब जर्मनी से
ज़्यादा, जर्मनी से 13 घंटे ज़्यादा उसका शोषण भी हो रहा है। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, भारत में लगभग 90% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, संगठित नहीं है। जहाँ नियम कायदे तो सिर्फ किताबों में होते हैं, असल में बस शोषण चलता है। लेकिन अब लोग औपचारिक क्षेत्र में काम करने वालों की भी हालत पर सवाल उठाने लगे, खासकर भारत के कारपोरेट सेक्टर में, जहाँ पिछले दशकों में काम करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला। कई सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि मुनाफा कमाना ही अब इन कंपनियों का सबसे बड़ा धर्म है, और इसके नाम पर ये खेल खेलती हैं कि अगर आप काम करोगे तो उसका फल मिलेगा। जुलाई में 26 साल की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, अन्ना सेबेस्टियन पेरायल, जो अर्नेस्ट और यंग एक कंपनी है उसकी जो इंडियन ब्रांच में काम करती थी, उनकी मौत हो गई 4 महीने की नौकरी के बाद ही। उसकी मां ने एक पत्र में लिखा कि उनकी बेटी पर ऑफिस का हाई प्रेशर और ओवर वेलकमिंग वर्क एनवायरनमेंट भारी पड़ गया, और यही उसकी मौत का कारण बना। वो रात रात भर काम करती थी, यहां तक कि वीकेंड्स पर भी सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था उसका बॉस इतना काम दे रहा था। उनकी मां के इस पत्र ने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। ये बेतहासा डिमांड और देखा जाए तो उम्मीदों का दबाव था ना, वो असहनीय हो गया था, और उसकी कीमत उनको अपनी बेटी की जान से चुकानी पड़ी, जो बहुत काबिल थी। उनकी मां ने यह भी लिखा कि कंपनी से कोई भी उसकी बेटी के अंतिम संस्कार में शामिल होने भी नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं जो इनकी जो संस्कार है ना कंपनियों के, वो तो मर चुके हैं, तो उन्हें संस्कार में, वो किसी के अंतिम संस्कार में क्यों आएंगे। चलिए इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। असहनीय काम का बोझ। भारत में नौकरी का हाल ये है कि अगर आप सुबह 9 से काम शुरू करें तो ऑफिस की तरफ से उम्मीद की जाती है कि आप अपना घर यहीं बना लें। जर्मनी में लोग 5 बजे अपने लैपटॉप बंद कर देते हैं और बियर लेकर पार्क में आराम से बैठ जाते हैं, जबकि भारत में लोग 5 बजे की चाय के बाद अब तो 10 बजे तक की ड्यूटी पक्की है वाले मूड में होते हैं। दूसरा, भारत में कॉन्सेप्ट चलता है मुनाफे का धर्म। कारपोरेट सेक्टर में प्रॉफिट को भगवान मान लिया गया। कंपनियां कर्मचारी की हालत नहीं, बस मुनाफे की बैलेंस शीट देखती हैं। हालात ऐसे हैं कि अगर मुनाफा दिखे तो वो कर्मचारी को ऑफिस में सोने के लिए मैट्रेस भी दे दें, पर ऑफिस छोड़ने का नाम ना लें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं बड़ा फोकस कर रहा हूं कि वीकेंड पर काम। वीकेंड अब आराम के लिए नहीं रहा, बल्कि काम के नाम पर शोषण के दिन बन चुके हैं। अब वीकेंड का मतलब है नेटफ्लिक्स या सोना नहीं, बल्कि अरे यार वीकेंड पे भी मीटिंग होने वाली है, ये सोचना है लोगों को कि वीकेंड पे भी मीटिंग अटेंड करना है, कुछ नहीं ऑनलाइन ही सही। अंतिम संस्कार में कंपनी से किसी का ना आना, इसका सीधा मतलब क्या है, ये कंपनी सिर्फ आपकी वर्क एथिक्स और टाइम शीट से मतलब रखती है, बाकी आपकी असल जिंदगी में कोई उसकी दिलचस्पी नहीं है। मां के पत्र का यह सच सुनकर तो ऐसा लगता है कि कंपनी वाले शायद सोचते हैं अरे मर गई तो ठीक है ना, लेकिन उसकी रिपोर्ट किसने पूरी की, वो जो काम कर रही थी ना, अब कंपनी का ये सोचना है कि उसका काम कौन पूरा करेगा। तो इस समय जो माहौल है, तो भारत का जो कामकाजी माहौल है ना, वो धीरे धीरे कैरोसी के भारतीय वर्जन में बदल रहा है, जिसमें नौकरी करते करते लोग बर्नआउट की स्थिति में पहुंच जाते हैं। काम का बोझ इतना हो जाता है कि लोग नॉर्मल जिंदगी जीना भी भूल जाते हैं और बस काम काम काम, यहां तक कि अपनी जिंदगी की कीमत पर भी। ऐसा एग्जाम्पल भारत में बड़ी बड़ी कोचिंग कंपनियों में पढ़ाने वाले एजुकेटर के साथ भी चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी आप समझ रहे हो, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। एक पूर्व अर्नेस्ट और यंग कर्मचारी जिन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए गुमनाम रहने की गुजारिश की है, ने बताया कि पेराइल की मां द्वारा लगाए गए आरोप वाले टॉक्सिक कल्चर उस कंपनी में आम बात है, और ये सब ऊपर से आता है। मतलब ऊपर के अधिकारी नीचे के लोगों को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो प्रेशर यहां पर इंक्रीज हो जा रहा है। जिंदगी यहां काफी बेरहम है और हर कोई काम के बोझ तले दबा हुआ है। एक सामान्य बात है कि लोग 12 से 13 घंटे काम करते हैं, रात 10 बजे के आसपास काम खत्म होता है और वीकेंड पर भी काम करना रूटीन में शामिल है। ऊपर से उस कंपनी के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि स्टाफ का अपमान और उन्हें नीचा दिखाना तो ऑफिस का फेवरेट टाइम पास है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को इंसान नहीं बल्कि रिसोर्स माना जाता है, और यहां पर एक एक्सट्रीम हायरार्की है। उन्होंने बताया कि सीनियर मैनेजर जूनियर स्टाफ को डराने धमकाने के लिए जाने जाते हैं ताकि हर कोई हमेशा सतर्क रहे। वे चिल्लाते थे, फाइलें उधर उधर फेंकते थे और कई बार लोग रोते हुए भी दिख जाते थे। तो आप समझिए, क्या नहीं लगता अर्नेस्ट एंड यंग जैसी ऐसी कंपनी को भारत से बेदखल कर देना चाहिए, उसको अपना काम समेट के यहां से भगा देना चाहिए। काम का जुल्म इस प्रकार के ऑफिसों में
ऐसा हो गया जैसे आप किसी ग्लैडिएटर की ट्रेनिंग में हैं, बस फर्क इतना है कि आपकी तलवार की जगह आपको लैपटॉप थमा दिया गया है और आपका दिन खत्म होता है रात 10 बजे, वो भी तब जब बॉस आपको कहे अरे बस एक आखिरी चीज कहकर और काम ना दे दे। दूसरा, बॉस आपको रिसोर्स नहीं रोबोट समझते हैं। यहां कर्मचारियों को इंसान नहीं बल्कि रिसोर्स माना जाता है, जैसे कि आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसमें बटन दबाओ और काम शुरू हो जाए। आपकी मेंटल हेल्थ भाड़ में जाए। अरे भाई, वो तो कहीं कीड़े मकोड़े की तरह फाइल में बंद रहती है मेंटल हेल्थ। सीनियर मैनेजर का मतलब क्या है? सीनियर मैनेजर मतलब मिनी हिटलर। मालिक के बाद क्या होगा? वो मिनी हिटलर है। सीनियर मैनेजर लोग जूनियर स्टाफ को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो नेपोलियन के अवतार हों और आप उनकी सेना के सबसे कमजोर सिपाही। अगर दिन में कम से कम 2 बार चिल्लाना और फाइलें फेंकना ना हो तो उनका दिन अधूरा रहता है। और फाइल फेंकने का अंदाज ऐसा होता है जैसे वो कह रहे हो, रिमेंबर आई एम बॉस एंड यू आर नथिंग। आंसू बहाना अब एक ऑफिस का हिस्सा हो गया है। ऑफिस अब वो जगह है जहां रोना बिल्कुल सामान्य सी बात हो गई है। लोग फाइलें सिर पर फेंकते देख रोना शुरू कर देते हैं और वीकेंड पर काम की बात सुनते हुए ही आंसू उनके छलक पड़ते हैं, जैसे किसी ने उनकी सुबह की चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया हो। अगर करंट सिनेरियो में हम बात करें तो हम कहां जा रहे हैं? एक प्रकार का टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और आज के इस टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर में कर्मचारी रोबोट बन गए हैं, जहां सीनियर मैनेजर मिनी डिक्टेटर की तरह ऑफिस में राज करते हैं। अगर आप वीकेंड पर काम नहीं कर रहे हैं या 12 घंटे से कम काम कर रहे हैं तो बॉस को लगता है कि आपने राष्ट्र को धोखा दे दिया है। उन्होंने एक मुद्दा यह भी उठाया कि भारत में इन कंपनियों की नौकरियों के लिए कितनी जबरदस्त प्रतियोगिता है। अब तो हर दूसरा जो यूथ है वो यूनिवर्सिटी जाकर अकाउंटिंग जैसी डिग्रियां तक ले रहा है, MBA करना चाह रहा है, IIT में जाना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर में नौकरियां उतनी नहीं अड़ी। बस यही हाल है कि 40% ग्रेजुएट्स को ही नौकरी मिल रही है। अक्सर एक पोस्ट के लिए हजारों लोग आवेदन करते हैं और ऐसी ग्लोबल कंपनियां जैसे अर्नेस्ट और यंग जैसी कंपनियां युवाओं के सपनों की मंजिल बन गई हैं। कारपोरेट्स को अपनी प्रैक्टिस बदलने का कोई फायदा नहीं दिखता, क्योंकि कारपोरेट्स को लगता है कि यार अगर हम कुछ बदलाव करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि एग्जीक्यूटिव जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति काम नहीं करेगा या नौकरी छोड़ देगा तो हजारों लोग हैं उसकी जगह लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। तो यहां बस प्रोडक्टिविटी और लंबे घंटों पर ध्यान दिया जा रहा है। कर्मचारियों की भलाई की तो कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता नहीं है कि ये हालात जल्द बदलेंगे। सरकार ने क्या मानक बनाए हैं उन पर भी कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पूरी घटना के बाद अर्नेस्ट और यंग के इंडिया हेड हैं राजीव मेमानी, उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हाई प्रेशर का जो आरोप लगाया गया है वो हमारी संस्कृति से बिल्कुल अजनबी है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने कर्मचारियों की भलाई की सबसे ज्यादा परवाह है। ये व्यक्ति पूरा झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। ये व्यक्ति खुलेआम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। देखिए, भारत में मानते हैं कि नौकरी की दीवानगी है। भारत में तो नौकरी के लिए लाइन ऐसे लगती है जैसे सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म का टिकट मिल रहा हो। एक नौकरी के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं और एग्जाम सेंटर के बाहर हाल ऐसा होता है कि मानो कॉर्पोरेट कुंभ मेला चल रहा हो। अर्नेस्ट और यंग जैसी कंपनियां तो ऐसी लगती हैं जैसे नौकरी का ताजमहल हो, जहां जाने के लिए हर कोई लालायत रहता है। दूसरा, भारत में बदलने का सवाल ही नहीं है। बड़े कॉर्पोरेट्स का यह हाल है कि उन्हें सुधारने का कोई इरादा ही नहीं है। ना तो वो खुद सुधरना चाहते हैं, ना गवर्नमेंट उनको सुधार पा रही है। उनका एक ही फंडा है, एक गया तो क्या हुआ, 10,000 और खड़े हैं, आ जाएंगे। ये वो जगह है जहां नौकरी मिलती है पर इंसानियत कहीं खो जाती है। काम पर ध्यान और कर्मचारियों की भलाई भूल जाइए भाई। वो अब सिर्फ ईमेल में अच्छा लगता है कि कर्मचारियों की भलाई की बात कर रहे हैं। राजीव मेमानी का बयान सुनिए जरा, कि उनके बयान को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी डायलॉग चल रहा हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति से वो अजनबी है। मतलब हमारी संस्कृति, ये हाई प्रेशर वाली बातें अजनबी हैं। हाँ बिल्कुल, ये वैसे ही कह रहे हैं जैसे कोई कहे कि ट्रेन में भीड़ नहीं होती और मेट्रो में आराम से सीट मिलती है। राजीव जी पागल हो गए, सटिया गए हैं फिलहाल वो। अब कर्मचारियों की भलाई सबसे जरूरी है, ये सुनकर तो लगा जैसे कंपनी वालों ने मम्मी का कड़क दूध हल्दी पी लिया हो और अचानक से सबका भला सोचने लगे। असल में भलाई का मतलब है काम करो, ओवरटाइम करो और भला खुद करो।
भले की उम्मीद मत करो कंपनी से। करंट सिनेरियो में भी यही चल रहा है। भारत में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है एकदम इंडियन आइडल जैसा बन गया है। हर किसी की नजरें ग्लोबल कंपनियों की नौकरियों पर टिकी हैं, लेकिन जब नौकरी मिलती है तो समझ आता है कि लाइफ शो नहीं है, बस एक बेतहासा भागदौड़ है। अर्नेस्ट और यंग ने द गार्जियन को दिए गए एक और बयान में भी कहा कि वो पेराइल की मौत से बेहद दुखी हैं। उसी लड़की की बात कर रहे हैं जिसकी मां ने लेटर लिखा था, और हम परिवार के पत्राचार को पूरी गंभीरता और विनम्रता के साथ ले रहे हैं। ये भी वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि दुनिया में बस वही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और हम सभी कर्मचारियों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं और इसे सुधारने के तरीकों पर काम करते रहेंगे। ये कंपनी बोल रही है। हालांकि कई लोगों ने यह भी बताया कि सिर्फ बड़ी अकाउंटिंग फर्मों में ही ये बड़ी बड़ी मांगे नहीं है वर्कलोड की। नारायण मूर्ति के एग्जाम्पल ले लो, जो भारत के ही हैं और भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के वो फाउंडर भी हैं। उन्होंने पिछले साल एक सुझाव दिया था कि भारतीयों को देश की तरक्की के लिए 70 घंटे प्रति सप्ताह काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब एक बंदा है जो आईटी कंपनी में काम करता है, और उसने बताया कि आईटी कंपनी में भी, यहां तक कि इन्फोसिस में भी एक ऐसा ही टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है जहां कर्मचारियों को ऑफिस में बात करने या मेलजोल करने की इजाजत नहीं है। उनकी हर ब्रेक पर नजर रखी जाती है और बिना किसी वजह से उनकी सैलरी भी काट ली जाती है। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अगर अर्नेस्ट और यंग की बात को ले लें अपन, उसका कहना है, अर्नेस्ट और यंग जैसी कंपनी का कहना है कि वो पेराइल की मौत से बेहद दुखी है। सुनकर ऐसे लगा जैसे कोई रिश्तेदार कह रहा हो कि हमें भी बहुत दुख है, पर उस दुख को दफ्तर की टाइम शीट में डालना पड़ेगा, और सभी कर्मचारियों की भलाई वाली बात तो वो ऐसे कर रहे हैं जैसे मोनालिसा की मुस्कान। मोनालिसा की मुस्कान आज भी वैसे ही है, हर कोई देखता है पर समझता कोई नहीं है, क्योंकि समझ में ही नहीं आती कि वो बात क्या कर रहे हैं। तो जब भी सुधार की बात आती है तो कंपनी मानो यही कहती है सुधरेंगे बस अगले फाइनेंशियल ईयर में। नारायण मूर्ति का बयान देख लो, 70 घंटे वाला। नारायण मूर्ति जी उम्र के उस पड़ाव में है कि हो सकता है सटिया गए हो। उनकी 70 घंटे प्रति हफ्ते की सलाह सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने वर्कहॉलिक ओलंपिक में भारत की एंट्री करा दी हो। सोचिए, सुबह उठकर लोग ब्रश करते हैं और सोच रहे हो ब्रश करते हुए ही, अरे यार 10 घंटे की नींद किस्मत में नहीं है, 70 घंटे का वर्कआउट ही असली सेवा है। ये सुनकर आईटी वाले तो शायद एक्सेल सीट में रोना शुरू कर दें। अब ये जो टॉक्सिक वर्क प्लेस बन रहा है, इसका अनुभव सुनकर ऐसा लग रहा है कि आईटी कंपनी कोई कौन बनेगा मिलेनियर का सेट नहीं रहा, बल्कि बिग बॉस का घर हो गया, जहां बात करना ही पाप है। एकदम से बिग बॉस की आवाज आती होगी, सभी कर्मचारी ध्यान दें, किसी को बात करने की इजाजत नहीं है और जो करेगा उसकी सैलरी काट ली जाएगी। इस तरह से कुछ संदेश आते होंगे। अगर ब्रेक पर नजर रखना हो तो वैसा है जैसे घर वाले आपकी हर चाय की चुस्की गिन रहे हो, और सैलरी का कटना बिना किसी वजह के। यहां तो सिर्फ एचआर वाले ही जानते होंगे कि किस दिन किसका अपहरण करना है। तो ये जो कॉर्पोरेट कल्चर का ये जो हॉल है, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर का ये जो सिनेरियो, ये हाल है, ये आपको बाथरूम जाने के लिए भी एक्सेल सीट में एंट्री करवा दे। सैलरी कटने का डर ऐसा है कि लोग शायद बाथरूम नहीं जाए, रोक लें, घर में करके निकलें और घर में ही आके करें। लोग ऑफिस में खाना पीना भी बंद कर दें। और नारायण मूर्ति की 70 घंटे वाली सलाह, भाई इतना काम करके तो आदमी योगी बन जाएगा, देशभक्त तो नहीं बनेगा। हम जो कुछ भी करते थे वो सब इतनी सख्ती से मॉनिटर किया जाता था। ऐसा कौन कह रहा? ऐसा वो लोग कह रहे हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप देखिए, क्योंकि हर कोई इस टाइम पर डिस्परेट है और इन तरह की नौकरियों के लिए सालों तक इंतजार करते हैं। वो इन्हें खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, इसलिए वो शिकायत नहीं करते। भले ही हम जानते हैं कि उन लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या लेबर लॉ का किस प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, सरकार भी देख रही है। लेकिन सरकार क्या करे कि कोई भी कंप्लेन करने से डर रहा है। अब चाहे आपको काम करने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप प्रोडक्टिविटी नहीं दोगे उस दिन आपको बिना वजह बताए निकाल दिया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे मीडिया से लेकर एंटरटेनमेंट तक, कर्मचारियों ने कहा है कि यह समस्या वहां भी है। एक लेडी है जिन्होंने बताया वो 1 दशक से कॉर्पोरेट इवेंट्स में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 16 घंटे का काम करना और रविवार की रात 11 बजे कोई काम मिलना और उसे सोमवार सुबह
ऑफिस पहुंचने से पहला ही पूरा करके दे देना, अब ये उनके लिए सामान्य हो चुका है। ये कंपनियां वास्तव में देखा जाए तो भयानक ऑफिस पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब कर्मचारी अपने काम में असुरक्षित और धमकाए हुए महसूस करते हैं तो वो ज़्यादा मेहनत करेंगे। आखिरकार उन्होंने इस टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर से छुटकारा पाने के लिए फ्रीलांसिंग भी शुरू कर दी। तो आपको खाने या ठीक से सोने का समय भी नहीं मिलता है, तो ऐसी कंपनी में हम लोग काम करने चले जाते हैं और अंत में आप खुद को पूरी तरह से खो देते हैं। उन्होंने कहा बेशक इसका बड़ा असर होता है, लेकिन किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। इसको थोड़ा सा मैं एक दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं। समझिए कि हम जो भी करते हैं वो सब इतनी सख्ती से मॉनिटर किया जा रहा है, जैसे ऑफिस में कोई सीक्रेट चश्मदीद हो जो आपका हर काम देख रहा हो। जैसे लगता है कि जैसे किसी ने आपके जीवन को एक रियलिटी शो बना के रख दिया और बिग बॉस बना के रख दिया और चारों तरफ कैमरे ही कैमरे हैं। बस यह तय करने की कोशिश में है कि आप चाय कितनी देर में बनाते हैं। दूसरा, ये कंपनियां जानती हैं कि लोग नौकरी पाने के लिए कितना डेस्परेट हैं, तो इनको लगा कि जैसे कोई कह रहा हो कि आओ हम तुम्हें टोकरी में डालकर बेचेंगे, तुम तो फोकट में ही खुश हो। हर किसी की सोच यह है कि कम से कम यहां कुछ तो है, भले ही आपको बाथरूम जाने के लिए भी पूछना पड़ता है कि सब बाथरूम लगी है, हो है का, सुबह 8 बजे करके आए थे, शाम को 6 बज गए। तो 16 घंटे वाला काम करना बिल्कुल अब सामान्य हो चुका लोगों के लिए। सुनकर लगा जैसे वो अब टाइम मशीन में रहते हो। आगे बढ़ो और डिनर अभी नहीं मिलेगा, अगले 6 घंटे तक काम करना है, उसके बाद पानी पीने या बाथरूम को ही जाएगा। और जब रविवार की रात 11 बजे काम मिलता है ना किसी को, तो वो तो ऐसा लगता है कि क्यों ना अगले सोमवार की सुबह बिस्तर पर काम ही कर लूं, भले ही नींद में ही रिपोर्ट जमा कर दूं। तो इसलिए अब आज के कई सारे यूथ अब फ्रीलांसिंग को एडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि उस टॉक्सिक कल्चर से, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से वो बच सके। तो बहुत सारे यूथ ये कह रहे हैं कि जिस कंपनी में खाने का टाइम नहीं हो, सोने का टाइम नहीं मिल रहा, बस काम करने के लिए मशीन बनना पड़ रहा हो, इससे बेहतर तो फ्रीलांसर हो जाओ। जैसे बिग बॉस से निकलकर हैरी पॉटर की दुनिया में कदम रख लिया हो। यहाँ तो कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है, सिर्फ जादू है। आप अपना काम अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से और लोगों की टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली करके दे दें। अब इन सभी किस्सों के बाद लगता है कि भारत में कॉर्पोरेट कल्चर ऐसा हो गया है जैसे कोई पार्टी हो, जहां आप केवल रात को काम करते हैं और जब आपका दिमाग कहता है थक गया हूं, तो बॉस कहता है नहीं भाई अगले 10 घंटे और काम करना है। तो ये है आपका शोषण करने का तरीका जो आज बड़ी कंपनियां कर रही हैं। नमस्कार, जय हिंद। बने रहिए, इस तरह के और भी मुद्दे आपके सामने लेके आता रहूंगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।